हेलो एवरीवन। सो नुवामा वेल्थ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के Q2 के रिजल्ट आए एंड आई थिंक कल परसों कॉन कॉल भी हुआ कंपनी का। काफी कंसर्न है इनके नंबर्स को लेकर के एंड उसके साथ में मैनेजमेंट ने जो RM एडिशन है उसको भी रोक दिया है, तो उसको भी लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है बिजनेस को स्टॉक के ऊपर। सो उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या रीजन है, क्या ओवरऑल नंबर्स हैं, कैसे देखना चाहिए इनके नंबर्स को एंड मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आगे का कैसा आउटलुक लगता है इस बिजनेस का। तो रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो कंपनी के Q2 के रिजल्ट अगर हम देखें तो एक तो जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि किसी भी कंपनी का आप रिजल्ट डॉक जब ओपन करते हो ना और स्टार्टिंग वाली लाइन में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो पहले के रिजल्ट डॉक में आपने नहीं देखा है, तो उसका मतलब है कि या तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब आई है या फिर कंपनी का वो वाला जो सेगमेंट है उसमें कुछ बहुत एक्सेप्शनल नंबर्स हमको देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस को हाईलाइट कर रही है, जो कि जनरली हम देखते थे पास्ट के क्वार्टर्स में कि कैपिटल मार्केट का बिजनेस इनके ओवरऑल ग्रोथ को ड्राइव करता था। तो आई मीन इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन हमको दिया जा रहा है, हमको शो किया जा रहा है, तो उसके पीछे का रैशनल क्या है। तो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस मैनेजमेंट बता रहा है 27% की ग्रोथ है कंपनी की प्रॉफिट के अंदर। देन एक और चीज, डिविडेंड अनाउंस किया इन्होंने 70 रुपीज का। एंड एज यूजुअल आप देखते हो कि जब भी कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती है तो बिजनेस जो है वो डिविडेंड देता है, ताकि इन्वेस्टर उसके स्टॉक के साथ में चिपक के रहे, मतलब सेलिंग प्रेशर ना हो उसके स्टॉक में खराब परफॉर्मेंस की वजह से। सो भाई इन्होंने भी 70 रुपीज का डिविडेंड दिया है। और एक चीज अच्छी भी है नुवामा की कि अगर आप इनका डिविडेंड यील्ड देखोगे ना इनके स्टॉक का, तो मोतीलाल, 361, आनंद राठी, इन सबके कंपैरिजन में सबसे अच्छा डिविडेंड यील्ड है नुवामा के स्टॉक का। फिर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है, तो फेस वैल्यू इनकी 10 से 2 हो जाएगी, यानी कि आपका 7000 का जो स्टॉक है वो लगभग 1400-1500 तक आ जाएगा। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी इनको कॉन कॉल में पूछा है, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ पहले नंबर्स देखते हैं कि ओवरऑल नंबर्स कैसे आए हैं कंपनी के। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी का YOY लेवल पे 4% से ग्रो किया है। देन कॉस्ट आपका एज यूजुअल इंक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट रहा है कंपनी का लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। H1 के नंबर्स अगर हम देखें तो 10% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। क्यों? बिकॉज Q1 में आपकी अच्छी ग्रोथ आई थी, 15-16% की टॉप लाइन की ग्रोथ थी। और पैट भी आपका H1 में 8% से ग्रो किया है, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया था। 19-20% की पैट ग्रोथ थी, 15-16% का रेवेन्यू ग्रोथ था। तो ओवरऑल अगर Q2 के नंबर्स में देखूं तो बिल्कुल खराब नंबर्स लगते हैं कंपनी के। देन सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो कंपनी का पहला सेगमेंट है वेल्थ मैनेजमेंट का। अब वेल्थ मैनेजमेंट में दो बिजनेस आते हैं, एक है आपका नुवामा वेल्थ, दूसरा है नुवामा प्राइवेट। नुवामा वेल्थ में कंपनी क्या करती है? HNI मास एफ्लुएंस को टारगेट करती है। नुवामा प्राइवेट में कौन से क्लाइंट्स हैं इनके? अल्ट्रा HNI, CXOs हो गए, फैमिली ऑफिसेस हो गए, कॉर्पोरेट हो गए। नाउ अभी पूरा वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस इनका 26% से ग्रो किया है, अच्छी ग्रोथ है इसमें। और इसमें अगर मैं सिर्फ नुवामा वेल्थ की बात करूं तो इसमें कंपनी की 19% की रेवेन्यू ग्रोथ रही है। पास्ट के क्वार्टर्स में भी इतना ही ग्रोथ रहता था, प्लस प्रॉफिट भी इसमें 19% से ग्रो किया है कंपनी का। नुवामा प्राइवेट वाले बिजनेस को अगर हम देखें तो इसमें 37% की रेवेन्यू ग्रोथ है। एंड आई थिंक ये जब से हम इस बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, आई थिंक 2 साल से ज्यादा हो गया है, 8-10 क्वार्टर्स हो गए हैं, इनमें पहली बार हमने नुवामा प्राइवेट में इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर देखा है इनका किसी भी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। 37% की रेवेन्यू ग्रोथ है, प्लस ARR का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 56% है, यानी रेवेन्यू की क्वालिटी काफी अच्छी है, प्रिडिक्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है, और प्रॉफिट भी कंपनी का 38% से इंक्रीज हुआ है। तो वेल्थ मैनेजमेंट या वेल्थ डिवीजन अगर मैं देखूं पर्टिकुलरली कंपनी का, तो उसमें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आप इसलिए देखोगे पूरा वेल्थ सेगमेंट कंपनी के लिए 26% से ग्रो किया टॉप लाइन में, और प्रॉफिट भी कंपनी का 27% से ग्रो किया। एसेट मैनेजमेंट का जो डिवीजन है कंपनी का, उसमें फी इनकम 20% से ग्रो हुई है। नाउ ऑफ कोर्स ये पहले के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो है, बिकॉज पहले इसमें हमको फी इनकम में थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती थी। जो इनका कमर्शियल रियल एस्टेट का फंड है उसमें AUM आप देखोगे तो 127% से ग्रो किया है। लास्ट क्वार्टर में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी ने दिल्ली के अंदर एक प्राइम लोकेशन, साकेत के अंदर, प्राइम लोकेशन क्या, साकेत के अंदर इन्होंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। इस क्वार्टर में आप देखोगे चेन्नई के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो इसका AUM की ग्रोथ अच्छी है। देन एसेट सर्विसेज और कैपिटल मार्केट का बिजनेस। अब एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस क्या है नुवामा का? इसमें कंपनी कस्टोडियन की सर्विसेज देती है। किनको देती है? इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया आपका, ये PMS हो गए, AIF हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए। तो इसमें कंपनी का रेवेन्यू 5% से ग्रो किया है YOY लेवल पे। अभी पहले के क्वार्टर्स में आप देखोगे ना तो ये वाला बिजनेस कंपनी के लिए 40-50-60% से ग्रो करता था। Q1 Q2 ये कंसिस्टेंटली दो ऐसे क्वार्टर है जहां पे ग्रोथ काफी इंपैक्ट होती हुई दिखी है इस पर्टिकुलर डिवीजन की। फिर आपका आता है कैपिटल मार्केट, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल इक्विटी है, और इसका रेवेन्यू 28% गिरा है। YOY रेवेन्यू इसका डिक्लाइन हुआ है 28% से, और इसलिए आप देखोगे प्रॉफिट इस डिवीजन का ओवरऑल 16% से गिरा है। तो मेनली अगर मैं देखूं नंबर्स को, तो ये जो कैपिटल मार्केट का सेगमेंट है ना, इसने इनके ओवरऑल ग्रोथ को काफी ज्यादा इंपैक्ट किया और प्रॉफिट को भी इंपैक्ट किया है। सो ये ओवरऑल नंबर्स हैं नुवामा के। कैसे नंबर्स हैं? तो नंबर बिल्कुल खराब है। आई मीन आप टॉप लाइन देखो सिर्फ 4% की ग्रोथ है, प्रॉफिट आपका बिल्कुल फ्लैट है YOY लेवल पे, तो नंबर्स तो खराब है। लेकिन इसके पीछे का रीजन भी हमको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्यों ये नंबर्स खराब आए हैं कंपनी के। तो 2 रीजन हमको दिखे, 2 वर्टिकल्स इनके दिखे। पहला तो कैपिटल मार्केट, दूसरा एसेट सर्विसेज। नाउ कैपिटल मार्केट में क्यों ऐसा परफॉर्मेंस है? तो एक तो ओवरऑल इंडस्ट्री इस तरीके से चल रही है,
हमने मोतीलाल का भी देखा कि Q2 उनका भी स्लो हुआ, Q1 के कंपैरिजन में काफी स्लो था। प्लस नुवामा के साथ में एक और चीज है, अगर आप इनका FY25 का बिजनेस देखोगे ना कैपिटल मार्केट का, तो उसमें ये बिजनेस हर एक क्वार्टर में 90, 80, 100% के आसपास ग्रो करता था। आई थिंक कई सारे क्वार्टर्स में तो मोर देन 100% की भी ग्रोथ थी। प्लस लास्ट ईयर कंपनी का Q1, Q2 में ना इनको कुछ बड़ी डील्स मिली थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंस्टीट्यूशन इक्विटी बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से उसका बेस बहुत बढ़ गया था। तो दो रीजन हो गए ना, पहला तो ओवरऑल इंडस्ट्री स्लो हो गई, दूसरा लास्ट ईयर का मेरा बेस हाई था। इसकी वजह से कंपनी का ये जो कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, ये हमने Q1 में भी देखा, आई थिंक 10% से गिरा था, और Q2 में भी हमको इसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। इनफैक्ट Q2 में तो ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये रीजन है कैपिटल मार्केट का। एसेट सर्विसेज के साथ में क्या हुआ है, तो एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस जैसे हमने Q1 में देखा था, जेन स्ट्रीट वाला जो केस हुआ है सेबी के साथ में, उसने इनके बिजनेस को इंपैक्ट किया है। अब Q1 में भी ये बिजनेस स्लो हो गया था, और Q2 में भी हमको इसमें सिर्फ 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड जो मैनेजमेंट का कॉन कॉल हुआ है ना, उसमें मैनेजमेंट ने अपफ्रंट, मतलब किसी ने इनको पूछा नहीं कॉन कॉल के अंदर, खुद ही ओपनिंग रिमार्क के अंदर इन्होंने इस चीज को काफी अच्छे से हाईलाइट किया कि आप एक तरीके से बोल सकते हो कि एक क्लाइंट के ऊपर हमारा रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा था, तो ये हमारा बिजनेस रिस्की है। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये जो आपका एसेट सर्विसेज का बिजनेस है, जिसमें आप कस्टोडियन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो ये इसका नेचर ही इस तरीके से है। कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा टोटल HFT देखोगे ना, HFT मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, मतलब जो ये एल्गो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके आपका पर सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स करते हैं, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा आता है, आपको पोजीशन साइज ज्यादा मिलता है, फिर उस पर आप फी इनकम जनरेट करते हो, जो कंपनी कस्टोडियन बिजनेस के अंदर करती है। तो उनका कहना है उसमें हमारे अभी 30 से 40 क्लाइंट्स हैं। तो आपका किसी भी सिचुएशन में ना टॉप 10 क्लाइंट्स के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसमें ज्यादा ही रहता है। अब लेकिन इसमें ये मैनेजमेंट क्या करती है, जैसे हमने पहले के कॉल्स में भी डिस्कस किया है, कि इनके जो टॉप 10 क्लाइंट्स है ना वो चेंज होते रहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे इन्होंने इसी कॉल में बोला कि FY23 में हमारे जो टॉप 10 क्लाइंट्स थे इस बिजनेस के अंदर, वो FY24 में बिल्कुल चेंज हो गए। FY24 में जो टॉप 10 क्लाइंट्स थे वो FY25 में कंप्लीटली चेंज हो गए, और FY25 में जो टॉप 10 क्लाइंट्स थे वो अभी हमारे चेंज हो गए। तो हम डाइवर्सिफिकेशन अपने पार्ट पे मेंटेन रखते हैं, लेकिन अगेन उस टाइम पे आप बोल रहे हो, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी के लिए जेन स्ट्रीट जो है वो काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता था, फी इनकम कंपनी को आती थी उस टाइम पे उससे, तो सेबी का वो बैन लगा, वो सारी एक्टिविटी हुई, जिससे इनका रेवेन्यू लॉस हुआ उस एक पर्टिकुलर क्लाइंट से। तो ये चीज हुआ है जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू नंबर्स और प्रॉफिट के नंबर्स थोड़े से हमको स्लो दिख रहे हैं। अभी इनका ओवरऑल कॉन कॉल डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद समझते हैं मैनेजमेंट आगे की किस तरीके की कमेंट्री दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने ना एक बहुत अच्छी चीज हाईलाइट करी है कि रेवेन्यू मिक्स इनका शिफ्ट हुआ है। किस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो इनका देखोगे आप जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है ना, इसमें जो वेल्थ मैनेजमेंट का डिवीजन है, इसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन ऑफ 57% हो गया है, और पहले इसका कंट्रीब्यूशन था 47%, लास्ट ईयर 47%, अब 57%। सो इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू की क्वालिटी मेरी इंप्रूव हुई है। जो सबसे स्टेबल बिजनेस है वेल्थ और नुवामा प्राइवेट, उनका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है, प्लस प्रॉफिट में भी उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया। लास्ट ईयर था 35%, अब हो गया है 45%। यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट की मेरी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। हाँ, ओवरऑल जो ग्रोथ है वो स्लो हुआ है, लेकिन वो किस वजह से हुआ है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। देन कंपनी का जो हम पहले के कॉल्स में भी डिस्कस किया है कि ये टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत ज्यादा अभी यूज कर रहे हैं, और इन्होंने एक वो टूल डिजाइन किया है जहां पे ये अपने HNI अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स को ना, मतलब वो कंसोलिडेटेड फैमिली अकाउंट स्टेटमेंट उनका एक जगह पे आ जाता है। तो ये बार बार ये मैनेजमेंट हाईलाइट करती है, तो उसका मतलब है कि इनके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है इनके सर्विस से। इनका कहना है कि मतलब एक फैमिली का, एक HNI फैमिली का, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनका किस किस इंस्ट्रूमेंट में, किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टमेंट करंट चल रहा है, उस पर कितना रिटर्न है, आने वाले क्वार्टर्स में, मंथ्स में क्या इन्वेस्टमेंट का पाइपलाइन है, टैक्स इंप्लीकेशंस कहां पे किस तरीके की हो रही है, ये सब एक जगह पे दिख जाता है। तो मतलब ये इनके क्लाइंट्स को काफी ज्यादा मतलब उनको हेल्प कर रहा है। प्लस कंपनी जनरेटिव AI यूज कर रही है एडवाइजरी पोर्टफोलियो के लिए। तो मतलब वो जो AI है वो उनको हेल्प करता है कि इन्वेस्टर के गोल के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग, कि किसमें कहां पे क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। अभी ये इसको टेस्टिंग मोड में 30 से 35,000 क्लाइंट्स के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, और कंपनी कह रही है अभी तक रिजल्ट इस पे हमको ठीक ठाक आ रहा है। देन हमने 2 क्वार्टर पहले डिस्कस किया था, आई थिंक Q4 के कॉन कॉल में, कि इनका जो लोन बुक वाला डिवीजन है ना, वो कंपनी लास्ट ईयर इन्होंने कुछ उसमें चेंजेस वगैरह किए हैं, और ROE बढ़ाने पे इनका फोकस था। अभी FY26 में कंपनी का टारगेट है इस लोन बुक को ग्रो करने पे। तो इसलिए आप नुवामा का जब वो कैश फ्लो का स्टेटमेंट देखते हो, बहुत सारे लोगों का वो क्वेरी भी आता है कि इसका कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है। नेगेटिव इसलिए बिकॉज ये कंपनी लोन भी देती है अपने अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स को, कंपनी लोन भी प्रोवाइड करती है। तो इस क्वार्टर में इनका 40% से लोन बुक ग्रो किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ना, उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखी है। तो उसके 3-4 रीजन है।
पहला रीजन है कि इनका जो लोन बुक ग्रो किया है वो क्वार्टर के एंड में किया है, तो बिल्कुल एंड ऑफ द क्वार्टर में मेरा लोन बुक ग्रो हुआ तो मेरे को नेट इंटरेस्ट इनकम मेरे को अभी इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो आने वाले क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा, क्योंकि आपका बुक ग्रो किया है तो आपको प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी, जो आरबीआई का नॉर्म है, ईसीएल फ्रेमवर्क जो हम डिस्कस किया हमने बहुत बार, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट उसका आया है। तीसरा, कंपनी का कहना है हमारा जो ईसॉप बुक है ना उसकी चर्निंग बहुत कम रही है इस क्वार्टर के अंदर। ईसॉप बुक क्या होता है, तो जैसे इनके वो जो अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स है ना उनको उनके कॉर्पोरेट से ईसॉप मिलता है, उसके अगेंस्ट में वो लोन लेते हैं, तो जिस क्वार्टर में उसकी चर्निंग ज्यादा होती है, मतलब आपने लोन लिया, क्लोज करवाया, दोबारा से लोन लिया, तो आप बार बार उसको चर्न कर रहे हो ना, तो आपका प्रोसेसिंग फी चार्ज होता है। लेकिन जिस क्वार्टर में लो चर्निंग होगा आपका प्रोसेसिंग फी भी कम चार्ज होगा, तो मतलब इनका भी इनकम उससे थोड़ा सा इंपैक्ट हो जाता है। तो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम में हमको ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, हालांकि बुक में ग्रोथ अच्छी है इनकी 40% की इस क्वार्टर के अंदर, बट मैनेजमेंट का कहना है आने वाले क्वार्टर्स में इसमें अच्छी ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर जो इनका नुवामा प्राइवेट वाला बिजनेस है उसमें नेट इनफ्लो फ्रेश पैसा जो है उसमें ग्रोथ अच्छी है। लास्ट क्वार्टर में इनको 2300 करोड़ आसपास आया था, इस क्वार्टर में 2800 करोड़ आया, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो हाई डबल डिजिट ग्रोथ है इस वाले सेगमेंट के अंदर। फिर नुवामा वेल्थ और ये जो इनका एसेट वाला बिजनेस है उसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी सिनर्जी डेवलप करी है और एक बड़ा ट्रांजेक्शन इनकम बोल लो या ट्रांजेक्शन गेन बोल लो कंपनी को नुवामा प्राइवेट वाले बिजनेस के अंदर आया। तो इन्होंने क्या किया, नुवामा एसेट वाला जो बिजनेस है ना उसमें कमर्शियल रियल एस्टेट का फंड है वो इन्होंने लॉन्च करा। सो उसमें नुवामा प्राइवेट के जो क्लाइंट्स हैं उसको इन्होंने बोला कि क्योंकि एक ही ग्रुप की फंड है, एक ही ग्रुप का वो एसेट मैनेजमेंट का स्कीम है, तो उसमें उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करवाया और वहां से इनको एक सिंडिकेशन जो बोलते हैं ना, सिंडिकेशन डील, मतलब बेसिकली डील अरेंज करवाने का जो कमीशन आपको मिलता है, तो वो इनको जनरेट हुआ है नुवामा प्राइवेट वाले बिजनेस से। और नुवामा एसेट को क्या फायदा हुआ है कि आपका इन्वेस्टर्स का कॉर्पस आ गया, अब वो उसको मैनेज करेंगे और उस पर फी इनकम जनरेट करेंगे आने वाले टाइम में, तो ये एक इन्होंने अच्छी सिनर्जी डेवलप करी है। प्लस इसके अंदर मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले 6 से 8 मंथ्स के अंदर, यानी 2 से 2.5 क्वार्टर के अंदर, 2 से 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी ना एक क्रेडिट फंड लॉन्च करने को देख रही है। क्रेडिट फंड क्या होता है, तो बेसिकली जैसे एक नॉर्मल फंड होता है जहां पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो इन्वेस्टर से पैसा उठा के, क्रेडिट फंड में आप क्या करते हो, जो कंपनीज होती है उनको आप लोन देते हो, डेट देते हो, और एक तरीके का फिक्स्ड इनकम आप इन्वेस्टर्स को वहां पे देते हो 10, 12, 13, 14% के आसपास का। तो इनका कहना है हमारे जो पीयर कंपनी है ना वो क्रेडिट फंड ऑलरेडी काफी टाइम से रन कर रही है, उनका अच्छा इनकम आता है इससे, तो इसलिए अब हम भी प्लान कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में एक हम क्रेडिट फंड लॉन्च करेंगे। देन आरएम स्ट्रेटेजी, जो हमने अभी ओपनिंग वीडियो के ओपनिंग में डिस्कस किया था कि कंपनी ने आरएम स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करी है। पहले हम डिस्कस करते थे तो इनकी मैनेजमेंट का टारगेट था कि हर साल एटलीस्ट अगले 5 ईयर्स तक हम आरएम को 20% से ऐड करते रहेंगे, यानी हर एक साल 20% की एडिशन होगा, एक्सपेंशन होगा आरएम नंबर के अंदर। अभी कंपनी का कहना है कि 15 से 16% का एडिशन हम टारगेट कर रहे हैं आरएम के अंदर, रिलेशनशिप मैनेजर्स के अंदर। प्लस कंपनी का कहना है कि इनका टोटल आरएम बेस भी आप देखोगे तो वो भी 1200 से 1100 हो गया, यानी मेरा हेड काउंट भी कम हो गया और फ्रेश एडिशन जो मैं पहले प्लान कर रहा था वो भी मैंने कम कर दिया 20% से 15-16%। तो ये एक थोड़ा सा मतलब एक कंसर्न है मार्केट में कि इस वजह से, मतलब किस वजह से मैनेजमेंट ने ये किया है, बिकॉज अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है भी, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वी ऑल नो कि इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रक्चरल डिमांड है, पूरी इंडस्ट्री इतनी हाई डबल डिजिट पे ग्रो करने के एक्सपेक्टेड है, तो मतलब इस तरीके का डिसीजन इन्होंने क्यों लिया है। सो मैनेजमेंट का इस पे क्लैरिफिकेशन है काफी अच्छा। उनका कहना है कि ये जो हेड काउंट नंबर आपको कम दिख रहा है 1200 से 1100, ये हमने क्या किया है कि रैशनलाइजेशन किया है, मतलब कि जो हमारे लो प्रोडक्टिव आरएम है ना उनको हमने रिप्लेस किया है हाई कॉस्ट हाई प्रोडक्टिव आरएम के साथ में। तो इन्होंने क्या किया है, जो बैंक के आरएम होते हैं उनको इन्होंने मतलब अपने सिस्टम में लेकर के आए हैं, और जो एग्जिस्टिंग लो प्रोडक्टिव आरएम है उनको अपने सिस्टम से बाहर किया है। एंड मैनेजमेंट का कहना है एक बैंक का आरएम जो हम अपने बिजनेस में ला रहे हैं, अपने सिस्टम में ला रहे हैं, वो 2 आरएम का प्रोडक्टिविटी जनरेट करके दे सकता है, जो 2 आरएम को हम बाहर कर रहे हैं अपने सिस्टम से। तो हमको ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में बेनिफिट हो रहा है, एक तरीके से रैशनलाइजेशन हम कर रहे हैं अभी इस करंट फेज में, जिसकी वजह से आपको टोटल हेड काउंट का नंबर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। फिर दूसरी बात आती है आपकी आरएम एडिशन 20% से 15-16% क्यों हुआ है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे लगभग 40% आप आरएम देखोगे ना वो लास्ट 2-2.5 साल के अंदर हमने ऐड करे, यानी कि अभी लेस देन 3 ईयर वाले बकेट के अंदर वो आते हैं। तो जब तक वो मैच्योर नहीं होते, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होती, यानी एक वेल्थ मैनेजर को क्या चाहिए कि उसका पर आरएम क्लाइंट बढ़ना चाहिए, पर आरएम एयूएम बढ़ना चाहिए, पर आरएम रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। तो ये चीजें अभी इनके न्यू है, बिकॉज ये सारे आरएम अभी लास्ट 2-2.5 साल में आए हैं। तो कंपनी कह रही है कि इनका जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ता ना तब तक हम थोड़ा सा अपने आप को मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी तो वापस से कंपनी पेस पिकअप करेगी आरएम एडिशन का। तो ये बेसिकली रीजन है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई स्लो डाउन देख रहे हैं, बस एक थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज चल रहा है, आरएम का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, प्लस इन बिटवीन कुछ मंथ्स के लिए कंपनी अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने को देख रही है। तो इस वजह से कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। देन इनका जो प्राइवेट इक्विटी का फंड है
उसमें कंपनी का कहना है डिप्लॉयमेंट जो हमें करना था वो हमने ऑलमोस्ट कर दिया है, प्लस एक फ्रेश ये प्री आईपीओ फंड अभी रेज कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी नवंबर दिसंबर में 2 आईपीओ से एग्जिट करेगी और अप्रैल जून के अंदर वापस से 2 आईपीओ से एग्जिट करेगी। तो इससे होगा क्या कि आपका एनएवी बढ़ जाएगा। बेसिकली आप किसी प्री आईपीओ कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, प्री आईपीओ मतलब जिस कंपनी का 1 से 1.5 या 2 साल के अंदर आईपीओ आने वाला है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, ले स्टेज आईपीओ इन्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे उसका आईपीओ आने वाला होता है, आई मीन आपको गेन मिल जाता है वहां पे। जैसे आप देखते हो ना अभी कितने सारे लेंसकार्ट वगैरह कितने कंपनीज के आईपीओ आए हैं कि 6 महीने पहले वैल्यूएशन कुछ था, अभी 6 महीने बाद वैल्यूएशन कुछ और हो गया। तो उसमें ये जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स होते हैं इनको गेन मिलता है, इससे इनका एनएवी बढ़ जाएगा। एनएवी बढ़ने से एक तो ऑफकोर्स आपका फी इनकम बढ़ेगा, दूसरा आप मार्केट में इन्वेस्टर्स को और अट्रैक्ट कर पाओगे कि हमने अच्छा रिटर्न जनरेट किया तो और इन्वेस्टर्स का फ्लो आएगा आपके ऊपर। तो 2 आईपीओ से एग्जिट करेंगे अभी नवंबर दिसंबर में, और फिर 2 आईपीओ एग्जिट इनका प्लान है अप्रैल जून के अंदर। सो ये आपका प्राइवेट इक्विटी वाला पार्ट हो गया। देन हाँ, ये जो जेन स्ट्रीट वाला जो इशू हुआ है एसेट सर्विसेज वाला, इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि हमने पिछले 1-2 क्वार्टर में ना बहुत सारे नए क्लाइंट्स को ऐड करा है, प्लस एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में और अपना वॉलेट शेयर गेन किया है। इसकी वजह से 50% जो हमने रेवेन्यू लूज किया था ना उस एक पर्टिकुलर क्लाइंट से, वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। और बाकी का जो 50% है वो हम नेक्स्ट 3 से 5 मंथ्स के अंदर उसको रिकवर कर लेंगे। यानी बाय द एंड ऑफ जनवरी फरवरी ऑफ 2026 मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये जो पूरा रेवेन्यू लॉस हुआ जेन स्ट्रीट की वजह से उसको मैनेजमेंट रिकवर कर लेगी। मतलब ज्यादा लंबा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इससे। प्लस कंपनी कह रही है कि फर्स्ट हाफ में हमने वैसे भी इससे 50% के आसपास ग्रो किया है, और आगे चल के इन्होंने वही आउटलुक दिया है कि अभी तो हमारे 30-40 क्लाइंट्स हैं ये एचएफटी वाले, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर कंपनी के 100 क्लाइंट्स हो जाएंगे। तो जैसे नंबर ऑफ क्लाइंट आपका बढ़ेगा तो जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन अभी है टॉप 10 के ऊपर वो भी आपका धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होता जाएगा। तो उसको कंपनी आगे मैनेज करने को देख रही है। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले बिजनेस में कंपनी का मतलब वो आईपीओ से तो ज्यादा इनकम नहीं आया इस क्वार्टर में, लेकिन फिक्स्ड इनकम वाले डील से अच्छा आया। फिक्स्ड इनकम क्या होता है इसमें, जैसे आप किसी कंपनी को आईपीओ के थ्रू पैसा रेज नहीं करना, उनको डेट चाहिए, एनसीडी रेज करना है या फिर बॉन्ड्स वगैरह इशू करने हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन क्लाइंट के थ्रू उनको फंड वगैरह रेज करना है, स्ट्रक्चर डेट जो बोलते हैं वो रेज करना है, तो उसमें कंपनी ने हेल्प किया है और वहां से इनको अच्छा फी इनकम आया। लेकिन आईपीओ में इनका मार्केट शेयर बढ़ा है। प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कंपनी का कहना है कि लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो हम पहले 20s में होते थे, अब हम टॉप 3 में आते हैं। तो हमारा मार्केट शेयर कॉन्स्टेंटली इसमें इंप्रूव होता जा रहा है। देन फ्लो का मोमेंटम कैसा है, मतलब ये वन ऑफ तो नहीं था जैसे हमने इस क्वार्टर में देखा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कंपनी का नेट फ्लो है, फ्रेश पैसा जो आ रहा है उसमें हाई डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है। तो मैनेजमेंट कह रहा है इसमें कोई वन ऑफ नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिमांड हम देख रहे हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ में। अब जो पुराने क्लाइंट्स इनके हो गए हैं तो उनके साथ में हम वॉलेट शेयर गेन कर पा रहे हैं। अभी इनका जितना भी फ्रेश एयूएम आया है ना, लगभग 65 से 70% उसमें जो पैसा है वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का है, बाकी न्यू क्लाइंट का है। तो मतलब इंडस्ट्री का ट्रेंड ही वैसा रहता है। लेकिन नुवामा के लिए अच्छी बात क्या है कि अब इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट में कंपनी और वॉलेट शेयर गेन कर पा रही है, और मैनेजमेंट ने इस पर कमेंट्री अच्छी दी है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ये फ्लो जो है वो मेंटेन रहेगा। फिर इनको नेक्स्ट पूछा गया है पैट के ऊपर, मतलब एक्चुअली ये 5th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है नुवामा के लिए जहां पे इनका पैट आप देखोगे ना, क्वार्टरली पैट वो 250 करोड़ के आसपास ही है। इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही कंपनी पिछले 4-5 क्वार्टर से। तो मैनेजमेंट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि ये हमारे लिए थ्रेशोल्ड बन गया है, हमको भी इसको क्रॉस करना है। सो अभी 2-3 क्वार्टर तो आपके वो मार्केट के चले गए, मार्केट थोड़ा सा स्लो था, और लास्ट 1-2 क्वार्टर में हमारा ये जो बड़ा क्लाइंट था उसका इशू हो गया। इनका कहना है कि हम जनवरी फरवरी तक जैसे इसको कवर कर लेंगे ना, ये एसेट सर्विसेज वाले डिवीजन को, उसके बाद हमारा बेस कवर हो जाएगा। देन Q1 से हमको इस एसेट सर्विसेज वाले बिजनेस में, कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। तो कंपनी का कहना है गोइंग फॉरवर्ड मतलब 1-2 क्वार्टर का पेन और रहेगा, लेकिन उसके बाद हम होपफुल हैं कि 20% का पैट ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है ना, जो पहले से हम मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ये एक अच्छा गाइडेंस दिया इन्होंने। देन कॉस्ट टू इनकम की अगर हम बात करें तो जैसे मैनेजमेंट ने पहले भी बताया कि कैपिटल मार्केट का जो बिजनेस है ना, अगर उसमें रेवेन्यू स्लो होता है तो कंपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल कर लेती है। उसका कॉस्ट टू इनकम जो है वो 39% से 43-45% के रेंज में रहता है। तो उनका कहना है कि वही जो अभी इन्होंने एसेट सर्विसेज के लिए बोला कि 1-2 क्वार्टर का जब ये स्लो डाउन थोड़ा सा खत्म हो जाएगा तो Q1 से इससे ये ऑपरेटिंग लेवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन स्टॉक स्प्लिट क्यों कर रही है कंपनी। सो इनको पूछा गया कि जो आपके प्रोमोटर ग्रुप है, पीएजी है या पीईजी है, जो भी है, उनको एग्जिट करने का प्लान है, तो क्या माइट भी लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए आप ये स्टॉक स्प्लिट कर रहे हो। मैनेजमेंट का कहना है कि उनको अगर एग्जिट करना भी होगा तो वो ब्लॉक डील के थ्रू करेंगे, बल्क डील के थ्रू करेंगे, तो ये स्टॉक स्प्लिट से उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। स्टॉक स्प्लिट एक्चुअली इन्होंने पहले भी किसी कॉन कॉल में ये पहले भी बोला हुआ है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे पहले ही भी रडार में था, हमारे जो रिटेल क्लाइंट्स हैं उनका अगर आप एवरेज देखोगे तो बहुत कम होल्डिंग होती है, 10 शेयर्स होते हैं, 12 शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर बहुत कम उनके पास में होते हैं। सो लिक्विडिटी इंप्रूव करना था हमको। प्लस अगर आप हमारे पीयर्स को देखोगे ना, जैसे आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, 361 है, उनके भी जो शेयर्स हैं वो 1,500, 2,500, 3,000 के रेंज में ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए हम भी स्टॉक स्प्लिट प्लान कर रहे हैं कंपनी।
देन सेबी का आपने भी सुना होगा, वीकली एक्सपायरी उनका मतलब डिस्कशन चल रहा है ऐसा कि वीकली एक्सपायरी को बिल्कुल बंद कर देंगे, तो मतलब इनके बिजनेस पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। मैनेजमेंट का कहना है कि अगर वीकली एक्सपायरी कल को बंद होता भी है ना, तो ओवरऑल कैपिटल मार्केट को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इससे उनको इंपैक्ट पड़ेगा जो आपके वॉल्यूम के बेसिस पे रेवेन्यू अर्न करते हैं, जैसे ब्रोकर्स हो गए, आपके एक्सचेंजेस हो गए, ब्रोकर जैसे एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल एक्सचेंज जैसे कि बीएससी, एनएससी, इनकी इनकम पे इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज इनको ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू आता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, ब्रोकरेज बेस्ड रेवेन्यू आता है। लेकिन जैसे नोवामा वेल्थ का वो एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस है, कस्टोडियन वाला बिजनेस है, क्लियरिंग सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कंपनी तो पोजीशन के ऊपर सर्विस देती है, ये आपका कोलैटरल मैनेज करती है, जो आप वो मतलब जो भी मार्जिन आप लेते हो वो मैनेज करती है, तो उसके बेसिस पे फी इनकम आता है। तो कंपनी कह रही है कि हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ब्रोकर्स हैं, एनएससी एक्सचेंज वगैरह है, उनके बिजनेस पे इससे इंपैक्ट पड़ सकता है। देन इनका वो जो म्यूचुअल फंड लाइसेंस का ये कंपनी अप्लाई कर रही है। अब म्यूचुअल फंड लाइसेंस ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट ईयर आपने देखा होगा सेबी ने एक नया इन्वेस्टमेंट व्हीकल लॉन्च किया है, एसआईएफ करके, आई थिंक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फर्म कुछ फंड कुछ करके उसका नाम है। सो इनका प्लान है कि जो इनके एआईएफ के क्लाइंट्स है ना, उसको ये स्विच करेंगे एसआईएफ के अंदर। ये क्यों करेंगे, बिकॉज इसके दो एडवांटेज है। पहला तो क्लाइंट को एडवांटेज है, इनका कहना है टैक्स इंप्लीकेशन जो एआईएफ के अंदर है और जो एसआईएफ के अंदर है उसमें काफी डिफरेंस है, और क्लाइंट को एसआईएफ में एडवांटेज मिलेगा, तो इसलिए हम क्लाइंट को एआईएफ से एसआईएफ में स्विच करेंगे। दूसरा, आपका टिकट साइज का बहुत बड़ा गैप है, एआईएफ में 1 करोड़ का मिनिमम टिकट साइज चाहिए, एसआईएफ में आपको 10 लाख का टिकट साइज चाहिए। 10 लाख, हाँ 10 लाख है, आई थिंक 10 या 20 लाख है, सो 10 लाख का टिकट साइज चाहिए। तो कंपनी कह रही है जब टिकट साइज इतना ज्यादा कम हो जाएगा ना, तो हमारे लिए ना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एकदम से खुल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब है जैसे आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आईएफएस होते हैं, वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, फिर आपके वो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर, तो उनको हम कनेक्ट कर पाएंगे और वो हमारे ये जो स्कीम्स होंगे, प्रोडक्ट होंगे, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने रिटेल मास एफ्लुएंट क्लाइंट के पास में। तो हमारा एयूएम बेस काफी ग्रो हो जाएगा। दूसरा चीज हम इसमें क्या कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में रिटेल क्लाइंट आ जाएगा, मास एफ्लुएंट क्लाइंट भी आ जाएंगे इसमें, तो हम इसमें यील्ड ज्यादा बना पाएंगे, ज्यादा फी हम चार्ज कर पाएंगे। वरना एआईएफ में तो मतलब आप एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई को केटर करते हो, तो वहां पे आपको फी थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, नेगोशिएशन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। तो इसलिए कंपनी एसआईएफ के लाइसेंस, म्यूचुअल फंड के लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया। देन इनको हाइपोथेटिकली पूछा गया कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो डील है सेकंड हाफ की, या फिर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स की, अगर हम ये अज्यूम करें कि वो 100% पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है अगले 12 महीने के अंदर, तो कितना मैक्सिमम रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। सो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर हम हाइपोथेटिकली लेके चले तो 250 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यू बनेगा, बट ऑन एन एवरेज 60 से 70% जो आपकी डील पाइपलाइन में होती है वो ही एग्जीक्यूट होती है, बिकॉज कई आईपीओज होते हैं जो प्लान्ड होते हैं लेकिन फिर वो कैंसिल हो जाते हैं, कई कंपनीज होती हैं जो क्यूआईपी प्लान करती है वो भी कैंसिल कर देती है, मर्जर एक्विजिशन की डील प्लान होती है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो एक्चुअल जो आपका एग्जीक्यूशन है वो 60-70% के आसपास रहता है। तो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट का कहना है 150 करोड़ का रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स के अंदर। देन ये जो हमने मोतीलाल में भी डिस्कस किया था कि सेबी वो जो डिस्कस कर रहा है अभी, कंसल्टेशन पेपर लेके आया है कि जो ब्रोकर्स की वो जो कैपिंग है उसको 12 बेसिस पॉइंट से 2 बेसिस पॉइंट कर देंगे। तो इनका कहना है अगर वो चीज अप्लाई होती है तो हमारे इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाले बिजनेस के अंदर एनुअली 20 करोड़ का इंपैक्ट पड़ेगा। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेबी से डिस्कस कर रहे हैं काफी सारी चीजों के ऊपर, तो अगर सेबी इस 2 बेसिस पॉइंट को 5 से 6 बेसिस पॉइंट भी लेके जाता है तो इनका कहना है नोवामा का कि हम एडवांटेज में आ जाएंगे वहां पे, बिकॉज जो एमएनसी ब्रोकर्स है ना, जैसे जेपी मॉर्गन वगैरह हो गए, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी हाई है हमारे कंपैरिजन में, तो फिर हम उनके क्लाइंट गेन कर सकते हैं अगर सेबी इसको 5 से 6 बेसिस पॉइंट ले आता है। लेकिन अभी तो मतलब काफी डिस्कशन चलेगा, देखेंगे इस पे आगे चल के कैसा अपडेट आता है। फ्लो का गाइडेंस इन्होंने दिया, फ्लो मतलब नेट फ्लो, फ्रेश पैसा कितना आएगा पूरे साल में, तो इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में टारगेट दिया था 24,000 से 25,000 करोड़ का। अभी फर्स्ट हाफ तक ऑलरेडी कंपनी 12-13 हजार करोड़ तक गेन कर चुकी है, लेकिन गाइडेंस इंक्रीज नहीं किया इन्होंने। इनका कहना है कि अभी हम सेम गाइडेंस मेंटेन करके चलेंगे, और अगर हमारा एसेट मैनेजमेंट में कुछ और फंड, कुछ और प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करते हैं तो हम मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल इनका इसके ऊपर गाइडेंस था। बाकी तो यही ओवरऑल यही डिस्कशन है। सो मेनली अगर हम समझे कंपनी के तो नंबर्स बिल्कुल खराब है, लेकिन उसके वही दो मेन रीजन है, एक तो कैपिटल मार्केट, दूसरा एसेट सर्विसेज। अब उसमें भी अगर हम थोड़ा सा और डीपली समझे कि क्या इंटरनली बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो नहीं, आई मीन इसमें बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आपको दिखता नहीं है, क्योंकि कैपिटल मार्केट वाला जो सेगमेंट है वो तो पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा स्लो है, और लास्ट ईयर इनका बेस हाई था, तो इसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एसेट सर्विसेज वाला तो मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है ना इनके लिए कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जेन स्ट्रीट इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, और उसी के साथ ऐसा केस हो गया और कंपनी के रेवेन्यू थोड़े से इंपैक्ट हो गए। लेकिन फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू इन्होंने कवर कर लिया है, और नेक्स्ट 3 से 5 मंथ्स के अंदर कंपनी जो बाकी 50% है वो कवर करने को बोल रही है। तो मतलब इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस बिल्कुल ट्रैक पे लग रहा है। प्लस
अगर मैं इन बिजनेसेस को देखता हूं, नुवामा वेल्थ को, मोतीलाल ओसवाल को, आनंद राठी को, तो मैं इनके ये कैपिटल मार्केट बिजनेस की वजह से नहीं देखता हूं। मुझे इनका मेन वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस देखना है, और वो तो नुवामा का और अच्छा कर रहा है। आई मीन पहले के क्वार्टर्स में हम देखते थे 15-18% की ग्रोथ होती थी, अब तो इनका एयूएम भी ग्रो कर रहा है, फ्रेश पैसा भी आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे हाई डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, प्लस ओवरऑल रेवेन्यू भी 25-30% से ग्रो कर रहा है। तो यानी जो आपका मेन स्टेबल बिजनेस है, सेफ्टी वाला बिजनेस है, जिसका रन में अगले 10-15 साल काफी स्ट्रॉन्ग है, सिक्लिकलिटी सबसे कम है, वो तो बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है पहले के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। कैपिटल मार्केट वाला जो बिजनेस है वो स्पेशली नुवामा को और मोतीलाल को एक मतलब एड ऑन एडवांटेज देता है कि जब मार्केट में साइकिल अच्छा होगा, जब इंडस्ट्री में साइकिल अच्छा होगा, तब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छा मिलेगा। जो हम पहले के क्वार्टर्स में देखते थे कि पैड ग्रोथ इनका 60-70-80% आता था, तो वो इसी वजह से आता था, कैपिटल मार्केट के बिजनेस की वजह से आता था। तो वो सिक्लिकलिटी फैक्टर रहेगा, लेकिन अभी वो नहीं भी है, इसके बाद भी आपका मेन बिजनेस अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट एक और चीज क्या अच्छी लगती है नुवामा की, कि अगर आप इनका वो Q2, Q3, Q4 ऑफ FY25 वाला टाइम भी देखोगे ना, जहां पे पूरी मार्केट बहुत खराब कर रही थी, नुवामा का टॉप लाइन बॉटम लाइन उस टाइम पे भी कंसिस्टेंट था। मतलब 20-25-30% की ग्रोथ कंपनी बहुत आराम से रिपोर्ट कर रही थी। सिर्फ ये जो जेन स्ट्रीट वाला जो इशू है, उसकी वजह से इनके ओवरऑल नंबर्स थोड़े से और स्लो डाउन हो गए हैं, और अभी पिछले Q1 Q2 से, क्योंकि लास्ट ईयर का बेस इनका हाई था कैपिटल मार्केट से, सो वो थोड़ा सा और इंपैक्ट कर रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बिजनेस की परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रही है, एंड वही वैल्यूएशन सपोर्ट तो है कंपनी के साथ में। सो चाहे आप नुवामा देखो, मोतीलाल देखो, मोतीलाल के साथ में भी तो वही केस है ना, वो वेल्थ मैनेजमेंट का जो ब्रोकिंग वाला बिजनेस है उसने परफॉर्मेंस को ड्रैग किया, और उनका हार्डली एक क्वार्टर का और पेन है। Q4 से वो कंपनी रिकवरी मोड पे आ जाएगी। नुवामा का भी आप देखोगे तो ये Q3 भी खराब जाएगा, एंड देन मोस्ट लाइकली थोड़ा बहुत Q4 भी खराब जा सकता है, बट Q1 ऑनवर्ड्स कंपनी का वापस से परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। और जैसा अभी हम सेंटीमेंट देख रहे हैं मार्केट में, और क्योंकि इनका ये लो बेस बनता जा रहा है, तो Q1 से हमको एक हाई ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस कंपनी से। तो ओवरऑल मतलब डील की बात करें, ओवरऑल आउटलुक की बात करें, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न नहीं है। प्लस आई मीन मेरा क्योंकि पर्सनल कंफर्ट थोड़ा नुवामा के साथ में ज्यादा है, बिकॉज एक तो वैल्यूएशन सपोर्ट है, दूसरा अर्निंग की जो वोलेटिलिटी आप देखोगे ना नुवामा में इन कंपैरिजन टू मोतीलाल, वो काफी कम लगती है। बट चाहे आप मोतीलाल देखो, नुवामा देखो या आनंद राठी देखो, तीनों का आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर हम अगले 5-10-15 साल की बात करें, और तीनों बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। आनंद राठी के साथ में बस वही इशू है वैल्यूएशन का, बाकी ओवरऑल दोनों बिजनेस ठीक है। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।